नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सुद्धा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठे ही अमरदीप कादियानी, इनको हरिद्वार तो छोड़ के ही आऊंगा मैं कुत्तों को, इन्होंने सारे देश को परेशान किया हुआ है। भाई किसी आदमी ने अगर 25 लोन लिए हैं, अगर वो अपराधी है तो इन बैंक एनबीएफसी कंपनियों तो 25 करोड़ आदमियों को लोन दे रखा है, तो ये सबसे बड़े अपराधी हैं। अगर कोई आदमी समैक पी रहा है तो अपराधी है, भाई क्यों खरीद रहा है। अरे बेचने वाला उससे भी बड़ा अपराधी है। चोर को क्यों पकड़ो, चोर की मां ने पकड़ ले यार, नहीं तो और चोर पैदा कर देगी। सबसे पहले आप बेसिक बात समझ ले साथियों। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 2000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, अनसिक्योर लोन में मैक्सिमम कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके साथ क्या कर सकती है, सबसे पहले तो आर्बिट्रेशन कर सकती है आपकी। मतलब आपके पास 16 आर्बिट्रेटर का नोटिस भेज सकते हैं। अगर आपकी 5 या 4 ईएमआई डिफॉल्ट हुई होंगी तो आपके पास आ गया होगा। 2-3 ईएमआई जैसे ही आपकी डिफॉल्ट होती है तो सबसे पहले आपके पास रिकॉल नोटिस आता है। रिकॉल नोटिस का मतलब क्या है कि बैंक कानूनी रूप से आपको धमकी दे रहा है, उसमें ज्यादातर 7 दिन का टाइम देते हैं, 7 डे का। भाई 7 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा पैसा वापसी दे दो। भले ही आपने 20 साल के लिए कोई होम लोन लिया या कोई पर्सनल लोन आपने 5 साल के लिए लिया है, ज्यादातर 5 साल से ज्यादा पर्सनल लोन मिलता नहीं। अगर आपने 5 साल के लिए लोन लिया और आपकी 5 ईएमआई गई हैं सिर्फ अभी 5 महीने की या 6 महीने की लगा लो, तो ये आपसे अपने 4.5 साल के पैसे जो आपने ईएमआई में देने थे वो सारे मांग रहे हैं और उनका ब्याज प्लंटी जुर्माना ही मांग रहे हैं। कानूनी रूप से आपको धमकी दे रहे हैं कि अब हम आपको पैसा नहीं देंगे, आपका व्यवहार खराब है, आपकी मार्केट खराब है, मेरे सारे पैसे दो। इनको सारा पता है, इससे ईएमआई तो दी नहीं जा रही, आ रही है, 4.5 साल के पैसे कहां से देगा। आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर आपको लिया जा रहा है। 99% फेक नोटिस आपके पास भेजे जा रहे हैं, चवन्नी छाप भेज देते हैं रिकॉल नोटिस का, सारी तरह के नोटिस फेक भेज रहे हैं लोगों के पास। फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा जो नोटिस आपके पास आया वो फेक है क्या जेन्युइन है। इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज सकते हैं। आपके पास लिखा आएगा 16 आर्बिट्रेटर, अगर आपकी 4-5 ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो जरूर आ गया होगा। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या है, सबसे पहले तो एक बात समझ ले कि हमारे देश में किसी भी जज का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है। आर्बिट्रेटर नाम के हर बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास ऑफिसर होते हैं। ज्यादातर इस पोस्ट पे किसको लगाते हैं, रिटायर जज को लगा लेते हैं या किसी रिटायर गजेटेड ऑफिसर को लगा लेते हैं या किसी सीनियर एडवोकेट को लगा लेते हैं। अब जब ये आपके पास नोटिस भेजते हैं, रिटायर छोटा छोटा लिख देते हैं, जज साहब का नाम बड़ा बड़ा लिख देते हैं। अरे जब वो जज साहब रिटायर ही हो गए तो फिर वो पावर ही खत्म होगी यार। कोई आदमी डीसी है और उसके वो रिटायर हो गए तो पावर कलम की ताकत खत्म होगी, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा। यहां ये थोड़ी है कि तालिबानी शासन है, कोई एक बार बन गया तो लाइफ टाइम के लिए उसकी कलम की पावर वही रहेगी जब तक वो हरिद्वार जाएगा। तो इनके पास क्या राइट्स क्या है, मतलब क्या, आर्बिट्रेटर का मतलब है मध्यस्थ, मीडिएटर, बिचौला। उसका काम क्या है भाई, ज्यादातर ये अपना एक ऑफिस बना के रखते हैं, बहुत से सीनियर एडवोकेट भी ये काम कर रहे हैं, वो जज की भूमिका में होते हैं। मतलब वो दोनों पक्षों की बात सुनेंगे और जो उनको ठीक लगेगा फिर वो एक डिसीजन देंगे, जिसको कानून की भाषा में अवॉर्ड बोलते हैं। अब उसने अगर अवॉर्ड पास कर भी दिया उस आर्बिट्रेटर ने, सबसे पहले तो जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया है ये होती क्यों है,
ये सबसे पहले क्या है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 में कानून बना, क्योंकि कोर्ट के ऊपर हमारे देश में बहुत ज्यादा बर्डन था, करोड़ों केस आज भी पेंडिंग है। तो भाई बाहर इनका निपटारा हो जाए, बाहर ही केस खत्म हो जाए, कोर्ट में लिटिगेशन आए ना, कोर्ट में केस वो आए ही ना, क्योंकि अगर कोर्ट में केस आएगा तो फिर उसका भी सतान देना पड़ेगा भाई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा केस हो। हमारे यहाँ तो 10,000 का केस भी दर्ज हो सकता है, 10 करोड़ का भी, 100 करोड़ का भी, 500 करोड़ का भी। ये कोई लिमिट तो है नहीं कि कोर्ट में आप जा नहीं सकते, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब होता क्या है भाई, जो ये आर्बिट्रेशन एक्ट है, इसने कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी को ऐसे राइट्स नहीं दिए कि आपका अदर स्टेट में आर्बिट्रेशन कर दें, और ज्यादातर अदर स्टेट से ही आता है। तो आप एक सिंपल नोटिस इशू करो उसी आर्बिट्रेटर को और उस बैंक को कि भाई जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं मैं, जिस होम टाउन में रहता हूं, आप मेरे होम टाउन के अंदर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करो, मेरे घर से 2000 किलोमीटर दूर क्यों कर रहे हो। उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। 99% चांस है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट होम टाउन में करेंगे नहीं, अगर कर दें तो ऐसे कोई राइट्स नहीं है कि ये आर्बिट्रेटर नियुक्त करेंगे। आप कह दो मैं आर्बिट्रेटर दूंगा, मैं एक आदमी को अपॉइंट करूंगा और वो दोनों पक्ष की बात सुनेगा, मेरी भी और बैंक की भी, और जो वो डिसीजन देगा वही दोनों पक्षों को मान्य होगा। अब वो उसको मानेंगे नहीं, कह दे भाई साहब जब आप मेरे को नहीं मान रहे आर्बिट्रेटर को, तो मैं आपके आर्बिट्रेटर को क्यों मानूं। अब क्या होगा, अब उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट की डायरेक्शन लेके आनी पड़ेगी। हाई कोर्ट एक आदमी को अपॉइंट करेगा, थर्ड पार्टी को, जो ना बैंक का आदमी होगा ना आपका, वो जो डिसीजन देगा वो दोनों पक्षों को मान्य होगा। उसमें सालों लग जाते हैं, तब ये वहां कभी जाते नहीं। तो इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। या अगर इन्होंने आर्बिट्रेटर की प्रक्रिया पूरी भी कर दी है तो सेक्शन 34 के तहत आप इनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि ये जज का नाम है ही नहीं, उसने अवार्ड दे भी दिया। अरे भाई मैंने तो आज तक कभी भी ग्राहक के हित में वो अवार्ड पास होता नहीं देखा, कभी भी फैसला आते हुए नहीं देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ग्राहक भी गलत है भाई, पैसे नहीं दे रहा, लेकिन उसके पक्ष को इग्नोर करके बैंक या एनबीएफसी कंपनी की साइड आता है। अगर अवार्ड पास हो भी गया तो आपकी कोई भी चल संपत्ति आपकी जब्त हो सकती है, अचल संपत्ति नहीं हो सकती। मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, अनमूवेबल नहीं हो सकती। जैसे मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी, इसके ऊपर ये अवार्ड लागू नहीं होता। कोई चवन्नी छाप आपको ये कह रहा है कि अवार्ड पास करवा के आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करवा के आपके मकान को जब्त कर देंगे, आपके मकान की एक्शन हो जाएगी, ऑक्शन कर देंगे, बोली करवा देंगे, जमीन की करवा देंगे, फैक्ट्री करवा देंगे, 100% बकवास कर रहे हैं। चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, इसको अटैच करवा सकता है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, अगर आपकी वो व्हीकल पहले ही लोन पे है तो उसको अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि पहला हक उस बैंक एनबीएफसी कंपनी का जिसने आपको लोन दे रखा है। और ये ऑर्डर तो दे सकते हैं, इन्होंने अवार्ड पास कर दिया, उसके बाद भी इन्होंने कोर्ट में जाना पड़ेगा बैंक एनबीएफसी कंपनी को, क्योंकि वो जज का नाम है ही नहीं, उसने अवार्ड पास कर दिया, उसके बाद भी कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट के ऑर्डर लेके आने पड़ेंगे। तो आप कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर सकते हैं और इजीली उसमें स्टे मिल जाता है। तीसरा, ज्यादा से ज्यादा चेक बाउंस करेंगे। भाई चेक बाउंस करेंगे, करते का है अदर स्टेट में कर देते हैं, तो डरे घबराए नहीं। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप उसको हल्के में नहीं ले रहे, इग्नोर नहीं कर रहे, तो ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, बाय एंड जमानत हो जाती है, सेम डे जमानत हो जाती है, तुरंत प्रभाव से जमानत हो जाती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक चलते चलते फिर 40-45 साल लगेंगे, फाइनल डिसीजन आते आते। इनके पास इतना टाइम नहीं है, 50 बार आएंगे आपके पास सेटलमेंट के लिए, 5 बार लिख के लेके आएंगे कि सेटलमेंट कर लो, पहले ब्याज प्लंटी जुर्माना हटा देंगे,
फिर प्रिंसिपल का 15% डिस्काउंट देंगे, फिर 30% देंगे, फिर 45% देंगे, फिर 60% देंगे। 5वीं बार में प्रिंसिपल का भी 75% देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता है 40-45 साल में इसका बोलोरामी हो जाएगा, हरिद्वार चला जाएगा। और जिन्होंने आपको लोन दिया है वो कोई 16 साल के थोड़ी है। 16 साल के लड़के या लड़की को तो कोई आरबीआई लाइसेंस नहीं देती बैंकिंग करने का। तो उस आदमी की उम्र भी 40-45 साल, 30-35 कुछ तो होगी। 45 साल के बाद उसका भी बोलोराम हो जाएगा। इनके पास इतना टाइम नहीं है, डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले, तब आपका डर स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएगा। अगर 2 तरह के नोटिस को अवॉइड ना करें, एक तो चेक बाउंस की, दूसरा अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का या डीएम साहब का, उसको कभी भी हल्के में ना लें, कभी भी उसको इग्नोर ना करें। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी की ये ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। फिर चाहे वो मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, रहन रख के, गिरवी रख के इनसे लोन लिया है। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो आप सरफेसी एक्ट में भी अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, वो सरफेसी एक्ट उसको खत्म नहीं कर सकता, ना ही हमारे देश में कोई ऐसा एक्ट आएगा। अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता, तो लाखों आदमियों की प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में बेच चुके हैं, कबाड़ी के रेट में उसको बेच चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, ये आपने देना 1 करोड़ रुपए है, या उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, रिजर्व प्राइस उसका 1 करोड़ रुपए रख दिया, तो आप एक सिंपल नोटिस इशू करो इनको कि भाई मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, या आप जिस लोकेशन पे मेरी प्रॉपर्टी है 2 आदमियों का एफिडेविट लेके आओ कि भाई वो अपनी प्रॉपर्टी की 1 करोड़ रुपए में सेल करने के लिए तैयार है। जहां भी मेरी प्रॉपर्टी है, जिस लोकेशन पे है, जिस गांव में, तहसील में, कस्बे में, डिस्ट्रिक्ट में है, जितने स्क्वायर यार्ड की है, जितने स्क्वायर फुट की है, फैक्ट्री या कारखाना है, जिस लोकेशन पे है, जिस मोहल्ले में है, जिस गांव में है, जिस तहसील में है, जिस कस्बे में है, जिस डिस्ट्रिक्ट में है, या आपका कोई फ्लैट है, जिस सोसाइटी में है, जितने स्क्वायर फुट का है, जितने बीएचके का है, उतने ही बीएचके के 2 आदमियों के एफिडेविट लेके आओ कि वो आदमी 1 करोड़ में अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए तैयार है, तो मैं मान लूंगा मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए है। नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ रुपए है, आप 3 करोड़ में इसको सेल करके 1 करोड़ अपना ले और 2 करोड़ मुझे दे, ना नौमन तेल होगा, ना कभी राधा नाचेगी। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। या अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी का संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। अगर आपका 20% से पैसा कम रह गया तो भी सरफेसी एक्ट आपके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, यह भी कोर्ट का नाम है। अगर आपकी 4-5 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई हैं तो स्वाभाविक बात है कि आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा। अगर 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई हैं तो आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट होती है, आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ जाएगा। एक भी ईएमआई अगर आपकी डिफॉल्ट नहीं हुई, या जैसे ही 3 ईएमआई डिफॉल्ट होगी आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ जाएगा। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कि कितने करोड़ का आपका लोन है, कितने अरब रुपए का आपका लोन है। आपके पास लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं।
या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, समझ गए गंजे टकले, जय ससुराल वालों की बोलना है। अगर आप हमारे साथ पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं और लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, या डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने हैं, क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, बोल पे कंचे टकले, जय ससुराल वालों की।